हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग देख लिया था। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, जो सेंट्रल पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक चार्जेस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। तो कूलॉम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला दिया था, वही हम यहाँ देखने वाले हैं। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, सबसे सपोज हमारे पास दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। एक का इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 है, और सेकंड जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड Q2 है, और सपोज उनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल r है। एक पॉइंट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम जिन चार्जेस की बात यहाँ कर रहे हैं उनको हम पॉइंट चार्जेस बोलेंगे। पॉइंट चार्जेस मतलब उनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, जो कि एक पॉइंट पे ही कंसंट्रेटेड हैं। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और कुछ केसेस में अगर चार्ज जो है वो ऑब्जेक्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का सेपरेशन काफी लार्ज है इन कंपैरिजन टू देयर डायमेंशन, उस केस में भी हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है, और उनके बीच का सेपरेशन जो है स्मॉल r है। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हिच वी विल शो एज Fe, electrostatic force between two point charges is directly proportional to product of their charges. That means इन दोनों को जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है Q1 और Q2 उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट मींस Fe is directly proportional to Q1 at product of Q1 Q2. And second, it also says that this force depends on the distance between the two charges, and this force is inversely proportional to the square of the distance between the two charges. This force is inversely proportional to the square of the distance between the two charges. This means that if we increase the force 2 times between these two charges, the force becomes 1/4. If we decrease the force by half between these two charges, the force between these charges becomes 4 times. That means the changes in force with relation to the distance between the charges takes place by the square of the changes in distances. तो अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स जो है उसके स्क्वायर से कम होगा, दैट मींस 1/4 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव किया था, ऑब्टेन किया था एक्सपेरिमेंटली कूलॉम ने, जिसको हम कूलॉम्स लॉ कहते हैं। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है, कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द two charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. और मेरे ख्याल से इसको पढ़ने के बाद आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स में, जो आपने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था, और उसमें आपने देखा था कि दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये काफी सिमिलर है, कुछ सिमिलरिटीज हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में और कूलॉम्स लॉ, जो कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताता है। सो मैथमेटिकली हम लोग इनको कंबाइन करके एक साथ भी लिख सकते हैं, Fe is directly proportional to Q1 Q2 by r²। नाउ जब भी हम ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर प्रोपोर्शनल बट दे आर नॉट इक्वल, सो आप पहले से जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे इक्वल लाना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाएगा, और उस कांस्टेंट को फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे के ई की डिनोट कर रहा हूँ, के एंड सबस्क्रिप्ट में स्मॉल ई से डिनोट कर रहा हूँ, जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और उसके अकॉर्डिंग अभी हम के ई के बारे में बात करेंगे, एंड इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स हो गया वो क्या हो गया, के ई Q1 Q2 बाय r² बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। नाउ के ई क्या है, यहाँ पे के ई का वैल्यू क्या होता है, तो हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, और इस पे हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में आएंगे, और वो ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच का जो मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम क्या है, उस पर डिपेंड करता है।
मीडियम का मतलब कौन से सब्सटेंस में, क्या चार्जेस वैक्यूम में है या सपोज एयर में है या फिर वाटर में है या किसी और सब्सटेंसेस में है या उनके बीच में कोई और सब्सटेंस फील्ड है, इस पे डिपेंड करता है। और अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो आप फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जो फोर्स बिटवीन टू मासेस होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। वहां पे कोई भी मीडियम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें जो कांस्टेंट आता था वो यूनिवर्सली कांस्टेंट था, उसका नाम भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है एक्चुअल में, ये कांस्टेंट जो है मीडियम पे डिपेंड करता है, जो सराउंडिंग मीडियम है चार्जेस के बीच में, उस पे डिपेंड करता है। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग स्पेशली क्या करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है सराउंडिंग मीडियम में वैक्यूम लेके हम चलने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में नहीं बताया जाता है कि मीडियम क्या है चार्जेस के अराउंड, तो हम अज्यूम करके चल सकते हैं कि वो वैक्यूम है। बाय डिफॉल्ट हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं या हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो के का वैल्यू है ये डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट होता है। तो स्पेशली जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस the value of ke जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए मैंने इसको ke करके लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। अगर आप यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो आप डिराइव कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये के का वैल्यू होता है फॉर फ्री स्पेस, ओनली फॉर फ्री स्पेस। तो इसके बारे में और भी डिटेल में हमें पढ़ना है कि कैसे डिफरेंट मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं इसको आपको एक और फॉर्म में बता रहा हूँ जिस तरह से हम के को लिखते हैं, और वो फॉर्म है के को हम इस तरह से भी लिखते हैं, k = 1/4πε0। अब इस फॉर्म में लिखने से हमें क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पे एक नई क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है जिसका सिंबल ε0 है। 4π तो कांस्टेंट है और ये ε0 जो है इसका वैल्यू फ्री स्पेस के लिए, जैसा ये के का वैल्यू है एग्जैक्टली अगर ε0 का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ये 8.85 × 10⁻⁻12, और यूनिट्स के बारे में आप बात करेंगे तो के का यूनिट जो है वो ε0 का यूनिट जो है वो के का रेसिप्रोकल है, दैट मींस इट विल बी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किसका होगा, ε0। तो अगर आप इसको इसमें पुट करते हैं 4π से मल्टीप्लाई करके इन्वर्स करते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू ऑब्टेन करेंगे 9 × 10⁻9। बट ये ε0 है क्या, एक्चुअली यही वो कह सकते हैं प्रॉपर्टी है जो कि हम डिफरेंट मीडियम्स को असाइन कर रहे हैं। डिफरेंट मीडियम्स के लिए इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का वैल्यू जो है वो अलग अलग होता है, फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यू होता है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको इस चीज के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम सेपरेटली डिटेल में पढ़ेंगे। मीडियम की प्रॉपर्टीज कैसे, मीडियम की प्रॉपर्टीज से कैसे चार्जेस के बीच का फोर्स जो है वो इफेक्ट होता है। फिलहाल इस प्रॉपर्टी को जो नाम दिया गया है उसको क्या बोला जाता है, इसे परमिटिविटी बोला जाता है, परमिटिविटी। तो मैं इसका स्पेलिंग लिख रहा हूँ, परमिटिविटी। और ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके, मीडियम कौन सा है हमारे यहाँ, फ्री स्पेस या वैक्यूम, तो हम इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो जो ε0 सिंबल है वो स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है, फ्री स्पेस के लिए, और इसका वैल्यू भी फिक्स्ड है जो कि 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो हमें क्या जरूरत है एक्चुअल में, हमें तो जब कैलकुलेशन करना है बिटवीन टू फोर्सेस, टू चार्जेस, तो जो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, और के हमें पता है डायरेक्टली, जो कि उसको सॉल्व करके आएगा 9 × 10⁻9। तो फिलहाल जो है ज्यादा डिस्कशन हमने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे किया नहीं है, बट आप इसका नाम ध्यान रखेंगे, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। और डिफरेंट मीडियम्स का परमिटिविटी अलग अलग होगा। नाम से भी पता चल रहा है कि ये परमिटिविटी मतलब कि कितना परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस को, इसलिए इसका नाम भी, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम भी इस तरह से रखा गया। तो फिलहाल हम लोग जितने क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सब फ्री स्पेस या वैक्यूम वाले ही होंगे। आपको एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि ये फ्री स्पेस या वैक्यूम का केस है। जब आपको क्वेश्चन में नहीं बोलता है तो ये बाय डिफॉल्ट है कि आप जो है ये लेके चलेंगे कि हमारे चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं वो वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में है, और उस केस के लिए के का वैल्यू हम जानते हैं
जो कि 9 × 10⁹ होगा जब भी हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है। तो ये क्या था हमारा यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ था। एक पॉइंट हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ से हमें एक एक्सप्रेशन मिला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही इसका एक्चुअल में लिमिटेशन भी है कि आप ये लॉ जो है पॉइंट चार्जेस के लिए ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्जेस, सबसे अच्छा जो पॉइंट चार्जेस से मिलते जुलते पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, जो कि जिनको आप एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। रियल केसेस में अगर 2 चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उनके डायमेंशन से बहुत ज़्यादा है, उस केस में भी आप उसको पॉइंट चार्ज की तरह अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। और कहाँ पे आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज वी हैव 2 चार्ज रॉड्स, सपोज इस तरह से चार्ज रॉड हैं, मतलब हमारा चार्ज जो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। और सपोज अनदर रॉड यहाँ पे इसकी साइड में रखा हुआ है और हम जानना चाहते हैं कि द फोर्स exerted by, suppose this is rod 1 and this is rod 2, what will be the force? Okay, let's say the charge on rod 1 is q1 and charge on rod 2 is q2, और हम जानना चाहते हैं कि rod 1 जो है rod 2 पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, नेट फोर्स। तो उस केस में आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ke q1 q2 by r² यहाँ पे कर दें, बिकॉज यहाँ पे जो डिफरेंट चार्जेस हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, वो डिफरेंट लोकेशंस पे इसलिए हैं क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो डिफरेंट लोकेशंस के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसीलिए आप जो है ये फार्मूला डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक सिंपल सा क्लियर आपको लिमिटेशंस की तरह दिखाई देगा कि आप इसको एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए, एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए यूज नहीं कर सकते, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं, वो हम आगे के आने वाले क्लासेस में देखेंगे। तो फिलहाल हम जो है कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फार्मूला, और उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सपोज अभी तो हमने देखा था कि 2 चार्जेस के बीच का फोर्स जो है वो k q1 q2 by r² से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर सपोज मोर देन 1 चार्जेस होते हैं तो क्या किया जाना चाहिए। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है काफी इंट्यूटिव लगता है, अभी हम देखने वाले हैं क्या है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है सपोज देयर आर मोर देन 2 चार्जेस and we want to find the net electric force on one of the charge due to all the other charges। तो suppose जो 5th चार्जेस को मैंने q5 लिखा हुआ है यहाँ पे यहाँ q2 मिसिंग है। सपोज हम इसको इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो q1 चार्ज है, q3 चार्ज है, q4 एंड q5 चार्ज है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो 5th चार्ज है उस पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों आएगा, बिकॉज दे आर चार्ज पार्टिकल्स एंड चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो कैसे किया जाएगा, तो जो आपको लगता है एक्चुअली में वैसा ही होगा, काफी इंट्यूटिव है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम चाहते हैं कि फोर्स वी वांट टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 5, सपोज जो 5th चार्ज है, या सपोज इसको नेम करेक्ट लेते हैं q5 चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि बाकी जितने भी चार्ज हैं उन सभी चार्जेस की वजह से इस पे जो फोर्सेस आएंगे वो फाइंड किया जाए और फिर उनका वेक्टर सम किया जाए, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपको नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, तो आपको इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स आएगा उसका वेक्टर सम करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फोर्स कैसे फाइंड किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीछे स्किप हो गया बट बहुत क्लियर है, वो ये है कि 2 चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हमेशा द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस के अलोंग होगा। लाइन जॉइनिंग द चार्जेस किसी और डायरेक्शन में नहीं होगा, जैसे यहाँ देखते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में चार्जेस का साइन ना दिया जाए, आप उनको लाइक चार्जेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, आप उनको पॉजिटिव चार्जेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो सपोज ये q1 चार्ज जो है q5 पे फोर्स किस तरफ लगाएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। हम इसको ज्वाइन करेंगे एक लाइन से, ये वो लाइन है जो इन दोनों चार्जेस को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है इन दोनों चार्जेस को।
तो अगर हम, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं दिया गया, तो हम मान सकते हैं कि सभी चार्जेस लाइक हैं, ये आप हमेशा कर सकते हैं और उसमें पॉजिटिव भी मान सकते हैं। तो दिस चार्ज विल रिपेल दिस चार्ज वेयर अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो आई विल राइट दिस फोर्स एज फोर्स ऑन चार्ज 5 ड्यू टू चार्ज 1, F51, that means force on charge 5 due to charge 1. Similarly, this charge will also repel it along the line joining the charges. This charge will also repel it along the line joining the charges, and it will be something like this. And we will name this force. We will name this force as F53. F53. Let's write it in vector form because force is a vector quantity. Similarly, charge 4 will exert a force along the line joining the charges, and let's write the force as F54. F54. So we have three forces simultaneously acting on charge Q5 due to charges Q1, Q4 and Q3, and we have to find, suppose there is another charge, let's add a negative charge. Suppose there is another charge, let's say Q2, which is negative charge, which is a negative charge. In that case it will attract this charge because they are opposite charge, and it will attract along the line joining the charges, in this way, Okay. Let's write this force as F52 vector. Force on 5 due to charge 2. So this way we will obtain the force on charge 5 due to all the charges. सभी charges की वजह से क्या क्या forces होंगे वो हमने directions के साथ mark कर लिया. We can easily find the magnitude of the force between these charges. For example, suppose I want to find the magnitude of the force between charge 5 and 4. So the magnitude, the formula is Ke Q1 Q2 by R square. Ke is fixed because we are always assuming that the charges are in vacuum, और जो हमारे charges का magnitude है it is Q4 and Q5. So multiply में क्या आएगा, Q4 Q5 divided by separation between the charges, जो कि आपको questions में clear दिया होगा, जो हम आगे देखने वाले हैं. And यहाँ के लिए suppose this distance is, let's say R4. This distance is R4. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R4 का square. तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस तरह से आपने magnitude कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शंस आपको मिल ही गए along the line joining the charges. नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है. Then you have to add these forces vectorially. That means we have to find the vector sum of all the forces. Force on charge 5 due to charge 1, force on charge 5 due to charge 2, similarly for due to charge 3, due to charge 4 and due to charge, चार ही चार्ज हैं हमारे पास, ड्यू टू चार्ज 4. इन सभी फोर्सेस को हमें वेक्टर सम करना है. दैट विल बी द नेट फोर्स ऑन चार्ज 25, एंड दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो आपको काफी इंट्यूटिव लग सकता है. सो अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द forces due to individual charges. ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं. Force due to a number of point charge on a single point charge is always equal to the sum of the forces, vector sum of the forces due to individual charges. तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है. जब इस तरह से बताया जाता है तो काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन लगता है, क्लैरिटी नहीं आती है. क्लैरिटी हमें तभी आएगी जब इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में. तो वही हम नेक्स्ट देखने वाले हैं. हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाले हैं, या हम ऐसे कहेंगे हम कूलम्ब्स फोर्स, जो जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कभी-कभी कूलम्ब फोर्स भी बोला जाता है, उस पे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं. 3 charges of equal magnitude Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. तो ऐसा करते हैं, इसका हम डायग्राम बना लेते हैं. There is an equilateral triangle, ये रहा हमारा equilateral triangle, and there are 3 charges which are placed at the vertices of this equilateral triangle.
तो वो 3 चार्जेस हम ड्रॉ करते हैं। एक चार्ज ये हो गया, दूसरा चार्ज ये रहा और तीसरा चार्ज ये रहा, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हमें साइड का लेंथ भी दिया हुआ है ट्रायंगल का, वो भी हम मार्क कर लेते हैं। दिस इज L, this length is L because it is equilateral triangle. We all know that all three angles will be of 60 degree. Find the net force on each charge. Okay, हमें हर चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना है। Let's name the vertices as A, B. Let's keep it near this point. A, C and B. A, B and C. Okay. So suppose I want to find the net force on charge C. We will use superposition principle because there are two other charges that will exert force on charge C. So because we are given that all the charges have magnitude Q and there is no clarity about sign, we can assume the charges are of same magnitude. Otherwise, it will same nature. That means all the charges are either positive or negative. Let's say all the charges are positive. So this is Q at vertex A, this is Q at B, and the other charge Q at C. Charge at A will repel the charge at C. Charge जो A पे और C पे charge को repel करेगा along the line joining the charges. B पे जो charge है वो भी इसको repel करेगा along the line joining the charges. Let's write the magnitude of the forces. अगर हम A and C के बीच में बात करें, force जो होगा वो कितना होगा? KE. Do not put the value of KE until the problem is completely solved. ये बेटर होगा कि आप KE का वैल्यू लास्ट में रखें, अदरवाइज आप बार बार डिजिट्स को लिखते रहेंगे और वो जो है मिस्टेक्स हो सकती हैं उसमें, ठीक है। KE का वैल्यू लास्ट में रखना सबसे अच्छा होता है। तो ये दोनों चार्जेस हैं Q एंड Q। फिर से हमने क्या किया, कूलम्स जो लॉ है उससे हमें एक्सप्रेशन मिला था वही हम यूज कर रहे हैं। KE Q1 Q2 both are Q, that means Q square divided by the distance between the charges is L, the side of the equilateral triangle, L square होगा डिस्टेंस का। तो ये हमारे पास फोर्स आ गया पहला A एंड चार्जेस एट A एंड C के बीच में। सेम तरीके से फोर्स जो है चार्जेस एट B एंड C के बीच में हम लिखेंगे। और आप नोटिस कर सकते हैं मैं फोर्स का जो नेम है वो F ही ले रहा हूँ दोनों के केस के लिए, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। इनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, KE Q square divided by the distance between the charges is L, equilateral triangle है सभी साइड्स L, तो L square है यहाँ पे। तो we have got both the forces. Now we can see these forces are same, that is why I have written F for both of them. Now we have to add, अगर हम लिखें यहाँ पे mathematically net force on charge Q will be equals to, मतलब अगर सपोज इसको मैं F1 एंड F2 लिख देता हूँ तो समझ लीजिए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। हमें क्या करना है, इनका वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करना है तो हमें एंगल भी पता होना चाहिए और दोनों के बीच का एंगल कितना है, दिस इज 60, दिस विल आल्सो बी 60। वी कैन डायरेक्टली यूज द फार्मूला फॉर रिजल्टेंट फोर्स। F net का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यहाँ पे A एंड B जो है दोनों को हम क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। ये हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सबका दोनों का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, F स्क्वायर प्लस 2AB, दैट मींस F इनटू F स्क्वायर cos थीटा। थीटा हमारे यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। ओके, लेट्स मूव अहेड। इसको ऐड करेंगे 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 का वैल्यू क्या रहता है, 1/2। cos 60 होता है 1/2। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा 2F स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल F स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3F स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट विल गिव F रूट 3। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ F। तो F का वैल्यू क्या है, KE Q square by L square with root 3 भी है। So this is the magnitude of force between these and these two charges. That means it is magnitude of force, net force on charge Q due to charges at A and B. Next, about direction, we already know that if two forces are equal in magnitude and we are going to add those forces, then the resultant will always pass through the angle bisector of the forces. This will be the
नेट फोर्स हमेशा कहाँ से पास करता है, एंगल बाइसेक्टर से, अगर दोनों फोर्सेस बराबर हों। अदरवाइज आप जो है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो ये एक एग्जांपल था जहां पर हमने सुपरपोजिशन यूज किया एक पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करने के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे हमें इस टॉपिक में क्लैरिटी और ज्यादा आए। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन। The two identical conducting spheres A and B carry equal charge. Okay, we have two spheres A and B which have equal charge on them. Let's draw the two spheres. This is the sphere A and this is sphere B, and they have equal charge on them, and the charge is not given in question. Let's say the charge on A is Q और B पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। They are separated by a distance much larger than their diameter. तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इनके डायमीटर से बहुत लार्ज है। इसका मतलब हम इनको किसके तरह ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, दो पॉइंट की चार्ज की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F। ओके, इनके बीच का जो फोर्स है F है। तो सपोज सेपरेशन भी नहीं दिया, लेट्स अज्यूम द सेपरेशन इज स्मॉल r। सो फोर्स बिटवीन दीस टू चार्जेस विल बी ke q1 q2, दैट मींस q स्क्वायर बाय हमने डिस्टेंस r माना है r स्क्वायर, एंड इसका वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में f दिया हुआ है, यानी हमारा आंसर f के टर्म्स में आना चाहिए, ठीक है। थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर, एक और आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो लाया गया, वो अनचार्ज था, तो उसको हमने सबसे पहले फर्स्ट a से टच किया गया, देन b से टच किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग जो पिछले टॉपिक्स पे मेथड्स ऑफ चार्जिंग से लिंक टॉपिक्स वहां पे हमने देखे थे। ऐसा करने से क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर एक थर्ड स्फीयर C व्हिच इज अनचार्ज इसके कम्स इन कांटेक्ट विद A, अगर A के कांटेक्ट में आता है तो चार्ज क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यानी कि जब C को फर्स्ट स्टेप जो हमारे लिए है, फर्स्ट स्टेप के बाद आफ्टर फर्स्ट स्टेप, अगर हम लिखें आफ्टर स्टेप 1, स्टेप 1 क्या था, C को A के कांटेक्ट में लगाया गया, तो A पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2, और C पे भी चार्ज हो जाएगा Q/2, क्योंकि का चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो टोटल चार्ज होगा दोनों स्फीयर पे, इस पे कोई चार्ज नहीं था। लेकिन इसके बाद जो है C को दोबारा B के कांटेक्ट में भी लाया गया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आफ्टर स्टेप 2, नेक्स्ट स्टेप के बाद क्या किया गया, नेक्स्ट स्टेप के बाद जो है चार्ज को B के कांटेक्ट में भी लाया गया। तो किसको, C को अगर हम B के कांटेक्ट में ले जा रहे हैं तो अभी C पे चार्ज कितना है, Q/2, और इस पे है Q, तो टोटल चार्ज हो गया 3Q/2, Q/2 प्लस 2, दैट मींस 3Q/2 टोटल चार्ज इस सिस्टम का। और क्योंकि आइडेंटिकल है तो सेपरेशन में चार्ज बराबर हो जाएगा, तो 3Q/2 को हम इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब 3Q/2 का हाफ हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको यहाँ साइड में क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि चार्ज C पे चार्ज है हमारे पास Q/2 और B पे चार्ज कितना है Q, तो टोटल चार्ज हो गया 3Q/2, और क्योंकि ये दो स्फीयर्स में इक्वली डिवाइड हो रहा है तो हम इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो ईच स्फीयर पे चार्ज आएगा 3Q/4, दैट मींस कि B जो हमारा है इस पे चार्ज अब कितना आ जाएगा 3Q/4, और C पे भी चार्ज कितना आ जाएगा 3Q/4, और ऑलरेडी एक के साथ कांटेक्ट में आने के बाद उस पर चार्ज हो गया था Q/2। तो ये हमारी फाइनल सिचुएशन है चार्जेस ऑन दिस स्फीयर की। अब देखते हैं क्या पूछा है। हाँ, एक चीज और जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर ये स्फीयर्स आइडेंटिकल नहीं होते तो कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेशन से चार्ज इक्वली डिवाइड नहीं होता है। इक्वली डिवाइड कब होगा, जब आइडेंटिकल स्फीयर्स होंगे, आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स होंगे। उसके बाद एज अ रिजल्ट द फोर्स बिटवीन A and B, तो आप बोला कि नाउ व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन A and B, क्लियरली द चार्ज ऑन A and B हैज चेंज्ड, सो फोर्स मस्ट आल्सो चेंज, क्योंकि डिस्टेंस हमने चेंज नहीं किया है। तो फोर्स क्या हो गया, हो देखते हैं, वही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग फोर्स के लिए। तो न्यू फोर्स को मैं F' लिखता हूं, KE Q1 Q2/r², फार्मूला सिंपल है काफी। Q1 सपोज हम इसको ले रहे हैं, Q1 की जगह लिखा जाएगा Q/2, और Q2 की जगह लिखा जाएगा 3Q/4, एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे r², डिवाइड में आएगा r²।
तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3q/8 हो जाएगा ये, दैट मीन्स 38ke(q²/r²). एक बार हम देख लेते हैं हमने सब कुछ सही किया है यहाँ पे। हाफ डिवीजन के बाद हम इसको इसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे, 3q/2 + q, दैट मीन्स 3q/2, उसका 3q/4, लास्ट में पूछा है a and b के लिए फोर्सेस, ये करेंगे। तो f dash equals to 3/8, we already know this, ke(q²/r² was f according to the question. So the new force between a and b will be 3/8 multiplied by f. So this will be the new force on the charges a and b. Okay, तो हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम टॉपिक पे, जिससे कि जो टॉपिक से रिलेटेड क्लैरिटी है वो और ज्यादा हो। Okay, this is the question. 3 charges, q, small q and another q, are placed respectively at distance 0, d/2 and d from the origin on x-axis. Okay, जो भी क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग लेट्स ड्रॉ सिंपल डायग्राम जिसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें। सो दिस इज ओरिजिन and origin says 0, okay, at distance 0, d/2 and d from origin। तो origin से 0 मतलब दैट मींस एक चार्ज तो यहीं पे रखा हुआ है, एक चार्ज यहीं पे रखा हुआ है, कौन सा, +2 ये वाला। उसके बाद d/2 पे और d पे दो चार्जेस हैं, तो d/2 मतलब यहाँ से हम सपोज दिस इज d, तो दिस विल बी d/2। तो हम बाकी दोनों चार्जेस को ड्रॉ करते हैं, दिस इज q, this is also q, and जो small q है वो मिडिल में यहाँ पे, तो this is small q and that one is also q। So this distance is d/2 and this is d। Okay, if the net force experienced by +q placed at x = 0 is 0, okay, x = 0 पे चार्ज रखा हुआ है, इस पे नेट फोर्स 0 है, पे नेट फोर्स जो है वो क्या है, 0 है, ये हमें दिया हुआ है। तो q का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, q का वैल्यू क्या होगा फाइंड करना है। तो हम देखते हैं एक चीज की q जो चार्ज है इस पे फोर्सेस कहां से आ रहे हैं। q चार्ज पे फोर्स स्मॉल q और एक लार्ज q, इन दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स आ रहे हैं। सो एक चीज इस क्वेश्चन में क्लियर है कि ये q चार्ज और ये q चार्ज दोनों लाइक हैं, तो दिस चार्ज विल रिपेल दिस चार्ज, इधर करेगा along the line joining the charges, this charge will repel this charge towards left। Now if the net force has to be 0 on this charge, the other charge that is small q must attract this, that means this must be negative charge, this must be a negative charge। तो ये हम बहुत इजीली रिड्यूस कर सकते हैं कि स्मॉल q क्या है, नेगेटिव चार्ज है। Only then the net force on charge +q at origin will be 0। So the force exerted by charge q will be along positive x-axis, along the line joining the two charges, and it will attract capital Q, and both the force must be same। So let's write this as F1 and this is F2। So for the forces between the two charges to be 0, the magnitude of F1 must be equal to the magnitude of F2। दोनों forces का magnitude क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो F1 का magnitude हम देखते हैं, हमें सभी distances पता है, काफी इजीली ये सॉल्व किया जा सकता है। तो F1 जो फोर्स ये है ये किसके बीच में है, Q और Q के बीच में है। सबसे पहले हम लिखेंगे KE Q1 Q2 both are Q, that means Q square divided by the separation between the charges d, that means d square equals to, राइट साइड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। राइट साइड में क्या है, इन दोनों के बीच का फोर्स ये +q है, ये स्मॉल q है, both are attracting each other। we have KE QQ, Q1 Q2 are Q and small q divided by separation is d/2, so d/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब जो क्वांटिटीज कैंसिल होती हैं वो आप कैंसिल आउट करें, a q से q कैंसिल हो जाएगा, we will get q divided by d square equals to q divided by d square by 4 न्यूमरेटर में जाएगा, ये d square और d square कैंसिल हो जाएगा। this implies that q equals q by
4. So small q is 1/4 of the magnitude of charge q, and if we talk about sign, the charge is negative charge. ये कैसा charge है? It is a negative point charge. Negative charge. Negative हमने पहले ही reduce कर दिया था. तो this way we can find this charge q. तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस देखे हैं, इनका पर्पस था कि आपको जो कूलम्स लॉ से हमें फॉर्मूला मिला है, आप उसको अप्लाई कर पाएं क्वेश्चंस में, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो कहता है उसका मतलब क्या है उसको आप यूज कर पाएं। तो हम जो नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं उसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो बेस्ड हैं, जो जेईई में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कूलम्स लॉ पे बेस्ड, कैसे आप डिफरेंट सिचुएशंस के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, और वो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाए। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। वो दोनों ही चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। थैंक यू।